अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं महरून चौधरी आप सबका खैर मकदम करती हूँ कृषि रेडियो स्कॉस कश्मीर 89.6 एफएम और हमारा अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिल्म ज़रात पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा है और वो है इमर्जिंग फूड सेफ्टी इशू एंड देयर मिटिगेशन, यानी खाने की हिफाजत के नए मसाइल और उनके हल। जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, वो कैसे तैयार होता है, क्या वो हमारी सेहत के लिए महफूज है या नहीं, ये सब बहुत अहम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर तवीद अमीन जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिवीजन ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आए। सर मेरा पहला सवाल है आपसे कि सर जो ये इमर्जिंग फूड सेफ्टी इश्यूज हैं, सर ये क्या क्या है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर एक्सटेंशन कॉस्ट कश्मीर के, जिन्होंने ये यहाँ पे स्टार्ट किया। ये बेनिफिट करेगा लोगों को, यहाँ के लोगों को। जी। अब रही बात आपके सवाल की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है जी। जो आपने चुना है। इसमें अगर हम देखें, हमारे अगर इंडिया की हम बात करें, तो प्रीवियसली हमारे पास इतने इश्यूज नहीं होते थे फूड सेफ्टी इश्यूज। एक सिंगल हज़ार सिस्टम होता था। लेकिन आजकल हमारा एक कॉम्प्लेक्स बेस्ड सिस्टम है, जिसमें कॉम्प्लेक्स हमारे फूड सेफ्टी इश्यूज आ जाते हैं। देयर आर एरे ऑफ इश्यूज आ जाते हैं। सपोज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, पेस्टिसाइड यूज है, वो सारी चीज़ें आ जाती है। अगर हम इनको टॉप मोस्ट लिस्ट में रखें, तो हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा इशू आ जाता है। अभी हमारा पेस्टिसाइड कंटामिनेशन का बहुत इशू आ जाता है। डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन की बात हम करेंगे, और हमारा कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से हमारा एक अच्छा खासा इशू आ रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ओबेसिटी पे बात की। जी। वो भी एक फूड सेफ्टी इस पर्सपेक्टिव में आ जाता है कि 2050 तक ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ओवरवेट या ओबेसिटी जिनको होगी। सो वो भी हमारा एक सबसे बड़ा इशू है जिस पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है फ्रॉम फूड सेफ्टी पर्सपेक्टिव। जी। जी, जी। जी सर, मेरा अगला सवाल है कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, जी। सर ये क्या होता है और किस तरह हमारी सेहत पे इसका असर पड़ता देखिए, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, ये बहुत ही अभी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम बन चुका है। है? जी। अगर हम देखें 2019 में जो कोविड हुआ, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गई हर एक जी। देश में, हर एक नेशन में। लेकिन उससे भी अगर खतरनाक हम देखें, तो वो हमारा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। ये डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको साइलेंट पेंडेमिक डिक्लेयर किया है अभी रिसेंटली। सो ये एक्चुअली होते हैं ऐसे बिकॉज हम एंटीबायोटिक्स फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। अगर हम देखें, ओवर द काउंटर ड्रग्स भी यूज होते हैं। जी। लेकिन उसके साथ साथ एक्चुअली क्या होता है, हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं, जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स है। जी। फॉर एग्जांपल, हम पोल्ट्री की बात करें, पोल्ट्री में हम उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं। जी। सो अल्टीमेटली वो एंटीबायोटिक्स जब उनको देते हैं, तो उनमें बैक्टीरिया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। जी। तो वो उस फूड चेन के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं। जी। सिमिलरली, आप मीट की बात करें, जी। आप डेयरी की बात करें, जी। कोई गाय है तो उसका अगर कोई इन्फेक्शन है, उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो अल्टीमेटली जब हम वो दूध पीते हैं, सो वो एंटीबायोटिक्स उसके थ्रू हमारी बॉडी में आता है। जी। तो विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम हमारी बॉडी में भी जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो डेवलप होते हैं। जी। और आप देखिए, हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, आजकल फ़र्क ही नहीं होती है। जी। प्रीवियस टाइम्स में एंटीबायोटिक खा के जल्दी फ़र्क होती थी। तो ये हमारा सबसे बड़ा एक इशू है, जिसमें फूड चेन के थ्रू ये हमारी बॉडी में आ जाता है। सो इस चीज़ पे हमें अच्छा खासा इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा डिज़ास्टर बनने वाला है आगे जी। जाकर। एज़ रिसर्चर्स हमें काम करना चाहिए, और हमारे जो एनफोर्समेंट बॉडीज़ हैं उनको इस पे काम करना चाहिए, सर्वेलेंस सिस्टम रखनी चाहिए, जी। सैंपल्स लेके उन पे उनको ये सारा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, ताकि वो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करके और हम इसमें मिटिगेशन स्ट्रेटजीज अपनाएं। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो अगला सवाल है सर, जो पेस्टिसाइड रेज़िड्यू होता है, तो हम बाग में पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या असर हमारे माहौल या ज़िंदगी पे पड़ रहा है? देखिए, पेस्टिसाइड्स की बात करें, हम अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, हमारी बैकबोन जो है हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है। जी। सो उसमें पेस्टिसाइड्स का हमारा अच्छा खासा एक यूज़ होता है। जी। और अगर हम देखें पेस्टिसाइड्स के दो साइड्स देखें, एक हमारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें, वो हमारा क्या, हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करें तो हमारे जो मेवा है, हमारे जो एप्पल्स है या फ्रूट इंडस्ट्री है, वो पेस्ट इंसिडेंसेस या डिजीज इंसिडेंसेस से बचेंगी। तो हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट आ जाएगा। जी। लेकिन साथ साथ में अगर हम देखें, ऐसा पेस्टिसाइड्स की जब हम बात करते हैं, उसका साइड इफेक्ट भी है, इल इफेक्ट्स भी है।
बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो कार्सिनोजेनिक पाए गए हैं। अभी आप रिसेंटली देखे 2-4 दिन पहले कुछ अखबार में भी न्यूज़ आई थी कि 2017 से लेके अभी तक हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में, बहुत सारे कैंसर केसेस राइज़ हुए हैं। जी, और इनके लिए हमें वजूहात ढूँढने हैं, क्योंकि प्रीवियस ज़माने में अगर हम देखें, कहीं-कहीं हम 2 साल में या साल में 6 महीने में 1 बार 2 बार हम सुनते थे कि हमारे फूड सेफ्टी ये किसी का कैंसर है। जी, जी, लेकिन आजकल हम देखें, हम रोज़ किसी न किसी का सुनते हैं, उसका कैंसर है, इसका कैंसर है। सो इसके लिए हमें वजूहात ढूँढने हैं और हमारा फूड एक मेन फैक्टर हो सकता है जी, और उस फूड में हमारा पेस्टिसाइड कंटामिनेशन जो है, वो एक अच्छा खासा फैक्टर हो सकता है। जी, इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे सैंपलिंग करें, हम यहाँ पे डाइटरी रिस्क असेसमेंट करें कि जी, हम अगर एप्पल्स खा रहे हैं, कोई फ्रूट खा रहे हैं, हमारी बॉडी में कितना जा रहा है। जी, तो वो हमें इस पे अच्छा खासा काम करने की ज़रूरत है। अभी आप रिसेंटली देखें, अभी हमारा हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ, जी, बट हमें ये नहीं पता है कि इसमें जो पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, आप देखिए इसमें हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड सिस्टम में एक बहुत क्लोज होते हैं एप्पल्स। जी, यहाँ से आप देखिए हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, जी, एंड मोस्ट लीथल कॉम्बिनेशन इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ इज हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर. जी, There is more possibility that pest infestation can be there. So that would demand more application of हुँ, pesticides, and which can be more disastrous for us. So we need to work in this domain. हमें इस पे अच्छा खासा काम करने की ज़रूरत जी, है। जी। जी, जी सर, इस प्रोग्राम का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है कि जो सर माइक्रो प्लास्टिक जो वर्ड जी। है, ये क्या होता है और क्या असर है हमारी सेहत पे इसका? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। माइक्रोप्लास्टिक्स की बात करें, ये कुछ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ यूजुअली 5 एमएम से बिलो होता है। अब ये आते कहाँ से हैं? देखिए, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है अपनी फूड प्रोसेसिंग की जब हम बात करें, वो है फूड पैकेजिंग। जी, कोई भी प्रोडक्ट हमने प्रोसेस किया उसके बाद इस प्रोडक्ट को हमें पैक करना है। जी, अब पैकेजिंग की जब हम बात करें, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग है, लेकिन इसमें सबसे एक जो वर्सटाइल है और जिसकी एप्लीकेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसको जी, रिप्लेस करना भी शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, दैट इज़ प्लास्टिक टाइप ऑफ पैकेजिंग। आप देखिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोटल्स, आप टेट्रा आपके पैकेज ये आते हैं, जूसेस आते हैं, जी, जी, आपकी वाटर बोतल आती है, आपके वो टेट्रा पैक्स भी आ जाते हैं। सो आप देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, आपकी ब्रेड आती है। जी, जी, सो अब इसमें होता क्या है कि इसमें माइग्रेशन होती है। जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो इस प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल से निकल के आपके फूड में आ जाते हैं जी, और जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं जी, और जहाँ पे इसका अच्छा खासा हमारी बॉडी पे असर देखा गया है। जी, अभी रिसेंटली कुछ स्टडीज हुई, ये हमारे ह्यूमन ब्लड में भी पाए गए ये माइक्रोप्लास्टिक के सैंपल, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में भी पाए गए, इवन चाइना में अभी रिसेंटली में देख रहा था, शायद उन्होंने 28 लेडीज के यूटीरस सैंपल्स लेके यूटेरस सैंपल में भी ये पाया गया ये माइक्रोप्लास्टिक। जी, इवन प्लेसेंटा के थ्रू भी ये जा सकता है। सो ये भी एक इमर्जिंग थ्रेट है हमारे लिए, जी, जिस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब इस पे क्या करना है, एज रिसर्चर्स हमें काम करना है, जी, हमें नए पैकेजिंग मटेरियल्स डेवलप करने हैं और हमारी जो एनफोर्समेंट बॉडीज़ है उनको सैंपलिंग करके ये सारी चीज़ें उनको स्टडी अच्छी खासी करनी चाहिए। जी, जी सर। सर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज? अ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम देखें, हमारे पास तो फूड सेफ्टी इश्यूज़ बहुत सारे हैं। जी, प्रीवियसली भी थे, अभी भी है, आगे और आने वाले हैं, जी, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, उतने हमारे फूड सेफ्टी इश्यूज़ भी आएँगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि अगर आप अभी रिसेंटली देखें, हमारे यहाँ इंडिया में ये जम्मू कश्मीर में अभी मीट स्पॉइलेज रो हुआ। जी, सबको पता है, जो करने वाले हैं उनको भी पता है गलत है, हमें भी पता है गलत है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ फूड सेफ्टी कल्चर जो है, उसको इनकलकेट करने की बहुत ज़रूरत है। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम फ्रैंक यान्स है, उसके उसे एक बार पूछा गया, उसने बुक भी लिखी है इस पे, जी, व्हाट इज़ फूड सेफ्टी? तो सिंपल उसका आंसर था, फूड सेफ्टी इज़ इक्वल टू बिहेवियर। जी, इसका मतलब अगर हमारे अपनी सोसाइटी में फूड सेफ्टी कल्चर को इनकलकेट करना है, तो हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना है। जी, सबसे पहले मुझे अपने आप से स्टार्ट करना है, एज ए सिटीजन मुझे करना है, हमारे एनफोर्समेंट बॉडी जो है उनको करना है, हमारे लोगों को करना है। ये सब मिलके जब हम अपना एक कल्चर क्रिएट करेंगे अपनी सोसाइटी में, तो सारी चीज़ ये इश्यूज हमारे सॉल्व हो सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दूसरा है, दैट इज हमें एक्चुअली फूड सेफ्टी को एक शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वी मस्ट टेक इट एज ए शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जी, वाई?
ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी लोकेलिटी की बात करूं, जी। आई डोंट हैव टू वेट कि फूड सेफ्टी ऑफिसर आ जाएगा, एनफोर्समेंट ऑफिसर आ जाएगा, वो यहाँ पे ये पर्टिकुलर फूड सेफ्टी इशू इसको सॉल्व करेगा। जी। अगर मैं हूँ वहाँ पे, मैं अपने एंड से, इफ आई हैव ए नॉलेज अबाउट इट, इफ यू हैव ए नॉलेज अबाउट इट, अपने एंड से हमें अपने एंड से उसको ठीक कराने ठीक की है। कोशिश करनी है। बिकॉज सरकार भी हर एक जगह तक नहीं पहुंच सकती है, हमें समझना है उनके पास भी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो ये दो चीजें जो मैंने बोली, एक तो फूड सेफ्टी कल्चर इनकलकेट करेंगे, दूसरा हम इसमें करेंगे जो हमारा शेयर्ड जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे लास्ट में मैं ये बोलूंगा, अभी मैं फिर से इसमें दोहराऊंगा, जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज है। जी। फॉर एग्जांपल अगर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें, उसमें विड्रॉल पीरियड हमारा 3 से 7 दिन होता है। जी। सो वो 3 से 7 दिन का विड्रॉल पीरियड हमें फॉलो करना चाहिए। पोल्ट्री है, पोल्ट्री वाले जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वो इनमें एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट करते हैं, उसी दिन मार्केट में बेचते हैं, उसी दिन हम उसको लेते हैं, सो इट गोज इनटू आवर बॉडी। तो वो मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या है, 3 to 7 days वो उनको फॉलो करना चाहिए। इसी तरह हमारे पेस्टिसाइड कंटेमिनेशन की बात करें, हमें जो कॉस्ट की तरफ से भी रेगुलेशंस या गाइडलाइंस आ जाती है, कौन से पेस्टिसाइड्स आप यूज करें, कौन सी मकदार में करें, तो वह हमें उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए ताकि हम कोई गलत पेस्टिसाइड यूज ना करें। और एज रिसर्चर्स के लिए मैं ये बोलूंगा कि हमें डाइटरी रिस्क असेसमेंट पे अच्छा खासा काम करने की जरूरत है, ताकि सो दैट वी कैन कम अप विद सम आउटकम कि ये अगर पेस्टिसाइड से कहीं ये हमारे सेहत के लिए कोई खराबी तो नहीं करता है, या जी। कैंसर केसेस इससे राइज तो नहीं हो रहे। जी। इसी तरह माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन पे, इस पे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उनको अवॉइड करना चाहिए, प्लास्टिक टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल को कम यूज करना चाहिए। वो टाइप ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग आप यूज करें जो जिनमें माइग्रेशन कम हो जाए। जी। आपने देखा होगा बोटल्स पे लिखा होता है बीपीए फ्री, बिस्फिनॉल ए। हुँ। दैट इज बिस्फिनॉल इज एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ माइग्रेंट विच गोज इनटू द फूड प्रोडक्ट। जी। तो आपको फूड ग्रेड प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स ही यूज करनी चाहिए फॉर स्टोरेज ऑफ योर फूड प्रोडक्ट। इवन एट हाउस होल्ड, पे आपको रोटियां रखनी होंगी, आपको कोई और प्रोडक्ट रखना होगा, हम ऐसे ही दुकानदार से वो जार, पेट जार लेके उसमें रख देते हैं। जी। लेकिन हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें फूड ग्रेड प्लास्टिक टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल यूज करना चाहिए। और लास्ट में यही बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो और भी इशू है, जो मैंने अभी पहले भी बोला, कि वो हमारा जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है। जी। जी। सो लोगों को हमें अपनी सेहत पे भी अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए, और साथ साथ में हमें जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका अपटेक हमें बढ़ाना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको लेबल पढ़नी चाहिए कि आप खा क्या हाँ। रहे हैं। इस पे भी सरकार ने बहुत सारी रेगुलेशंस लाई, और हमें लेबल को आप पढ़ें जी। कि इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट। इसमें अगर हम देखें, अभी गाइडलाइंस भी आ गई एफएसआई की तरफ से, और एक कॉलम न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में ऐड हो गया, दैट इज पर्सन कंट्रीब्यूशन टू आरडीए। यानी कि अगर आपको दिन में 2000 किलो कैलोरीज डाइट खाना है, जी। आप अगर ये पर्टिकुलर जूस 120 ml पिएंगे या एक टेट्रा पैक जूस पिएंगे, जी। तो आपको कितना एनर्जी मिलेगा। तो जी। वो अपने कैलोरी काउंट को हमें काउंट करते रहना है, ताकि हम एक्सेस कैलोरीज दिन में ना लें, सो दैट वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट कि जैसे हमारी सरकार बोल रही है कि हम अवॉइड करेंगे, हम मिटिगेट करेंगे जो हमारा ओबेसिटी इशू है 2050 तक आने वाला है, उसको हम कम करें। वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक बात बोलूंगा, हमें जो फूड वेस्ट जो हम कर रहे हैं या एग्रीकल्चरल वेस्ट, वो हमें बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि हमारे माहौल को ये अफेक्ट कर देता है। कार्बन फुटप्रिंट इससे काफी बढ़ रहा है। जी। हमारी सरकार भी बोल रही है कि 2070 तक, इंडिया बोल रही है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बने। तो उस चीज के लिए, कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए, हमें अपनी फूड और एग्रीकल्चरल वेस्ट को वैलोराइज करके बाकी कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करके, ताकि हम अपने समाज को बचाएं। जी। जी। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप अपना अहम वक़्त निकाल कर यहाँ पे आए और इतनी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस आपने यहाँ पे दी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि इमर्जिंग फूड इश्यूज़ क्या हैं और उनको हम किस तरह उनका असर है वो कम कर सकते हैं। दानिशमंदी ही इसमें है, जो डॉक्टर साहब ने बातें बोली, अगर हम इन पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ही होगा। अब मैं महरून चौधरी, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगी किसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।